नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग भाई? आइए कुछ नई चर्चा किया जाए, नए विषय की बात हो। पर आज की बात तो होनी है। आज की बात पहले कर लिया जाए। हाँ, आज कौन सी तारीख है? 10 अप्रैल। अप्रैल महीने की 10वीं तारीख। अप्रैल का मंथ बीत गया। दिन कौन सा है भाई? आज का दिन है शुक्रवार, फ्राइडे। और हिंदी में अगर बात किया जाए तो बैसाख महीना है, और बैसाख महीने का ये अष्टमी तिथि है बात। दिन शुक्रवार है। कब तक है ये? रात्रि में 11:15 तक। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, यानी चंद्रमा धनु राशि में ये भी है। पूर्वाषाढ़ कब तक है? पूर्वाषाढ़ है 11:27 तक था, बीत चुका है। अभी तो उत्तराषाढ़ लग गया है। चंद्रमा अब मकर में जा चुका है। योग कौन सा है? योग है शिव नाम का योग। ये है शाम को 6:30। उसके बाद क्या होगा? सिंह नाम का योग। योग अच्छा है। आज बुध का परिवर्तन होगा, बिल्कुल पूरा दिन रात बिता के कल सुबह अर्ली मॉर्निंग होगा। बुध नाम का प्लेनेट मीन राशि में रहेगा। मीन का जो पहला नक्षत्र है उसका नाम है पूर्वा भाद्रपद, यानी पूर्वा भाद्र के चौथे चरण में जाएगा, मीन राशि में जाएगा। और उसका नाम कर्क होगा। दोनों साल बुध को कमजोर बनाता है। मीन में बुध कमजोर होता है। कर्क भी पानी की ही राशि है। बुध रस है, रसाधिपति है। अधिक जल पाकर ये रस फीका हो जाता है, इसका स्वाद बहुत कम हो जाता है। और अब तो एक और बात होगी ना, बुध का परिवर्तन बृहस्पति के साथ, स्थान परिवर्तन, यानी बृहस्पति मिथुन राशि में जो बुध की राशि है, और बुध हो जाएगा मीन राशि में जो बृहस्पति की राशि है। यह परिवर्तन जब होता है ना, तो एक बड़ा अजीब सा मानसिक अवस्था पैदा करता है, एक अजीब मनस्थिति पैदा करता है लोगों में। जो कंफर्ट है वो कमजोर हो जाता है, चैन शांति कमजोर पड़ जाती है, और लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ जाता है। लोगों का सबकॉन्शियस ओवर एक्टिव हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हमारे पृथ्वी पर, राष्ट्र पर, संसार में जब कुछ बड़ा अफरा तफरी बढ़ जाए, कुछ अनवांटेड हो जाए, कुछ अप्रत्याशित सा हो जाए, इसका भय बढ़ जाता है। तो बुध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य बुध का होता है ज्योतिष में, बहुत। वो है इस पृथ्वी के हरेपन, सुखदता को मेंटेन रखना, लोगों में खुशहाली पैदा करना, उनके चेहरे पर स्माइलिंग लाना, ये बुध का कार्य है। लेकिन जब कभी बुध कमजोर हो जाता है तो कुछ चिंता की लकीरें, कुछ काल्पनिक है, अनएक्सपेक्टेड फियर, और बड़ा अनमनस अवस्था पैदा करता है। बुध का ये परिवर्तन है। अब एक अवस्था चली युद्ध की अवस्था, और मैंने पहले बता चुका हूँ कि अप्रैल के महीने का जो सेकेंड से लेके थर्ड वीक, मैंने भी जो टाइम है, ये थोड़ा सबसे विभत्स कहा जाएगा, सबसे भयावह कहा जाएगा। कि पहले तो खुला यंग था, अब शायद युद्ध के पीछे कुछ गोपनीयता हो जाए। एक तरफ युद्ध शांति की बात की जा रही है कि साथ सीज फायर हो रहा है, और अंदर से कोई अटैक कर दे, ये होता है एक दो तरफा बात, एक दो स्वाभाविक प्रकृति के अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और, ऐसे ही एक ऐसे ही करता है। खैर, क्योंकि तब बुद्ध के अंदर, बुद्ध की कमजोर पड़ने से जो व्यक्ति के अंदर एक होता है ना, जागरूकता या संबंधों के बीच में विश्वसनीयता, ये कमजोर पड़ जाता है। तो उस समय जो संधियां होती हैं वो किसी कंडीशन, किसी मजबूरी में होती हैं, वो कंफर्टेबल संधि नहीं होती। उसमें कहीं मैत्रीय भाव नहीं होता है कि चलो भाई लड़ लिया अब मित्र बन जाए हम लोग, ये भाव नहीं होता है। आइए आज कुछ नई बात की, मैंने कहा था ना कुछ नई बात किया है। आज एक कुंडली सामने दिमाग में नाच रही है, और बड़ी विलक्षण कुंडली है भाई। नाम सब लोग जानते होंगे ना, नाम है हमारे देश के गृह मंत्री, जिनका नाम है आदरणीय अमित शाह। ये अमित शाह की कुंडली है, जिनका जन्म तारीख है 22 अक्टूबर 1964, सुबह 5:20। जन्म कहाँ का है? मुंबई का, महाराष्ट्र का है।
अब कैसे एक व्यक्ति एक मध्यम परिवार में पैदा होता है और आगे बढ़ के ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जो राष्ट्र नायक तक पहुंच जाता है। इन ग्रहों का क्या कहानी है, क्या रहस्य इन ग्रहों में है? मित्रों, ज्योतिष बहुत रहस्य का विषय है, बड़ा रहस्य का विज्ञान है। इसकी गहराई में जितना हम घुसते हैं उतने नई नई परतें खुलती हैं और हम जीवन भर विद्यार्थी रह जाते हैं। इतना गूढ़ता है, इतना समुद्रवत है, इतना गहराई इसमें है। आइए हम इस कुंडली की बातें करें। जन्म की तारीख है 22 अक्टूबर 1964। दिन बृहस्पतिवार है, 5:20 है। जन्म मुंबई का है। जन्म कन्या लगन में है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो वर्ष की 6 ऋतुएं हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऋतु उसका नाम है शरद ऋतु, जो 16 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच पाया जाता है। 14-15 नवंबर के बीच पाया जाता है। इसका मालिक मरकरी नाम का ग्रह है। ज्योतिष में जो ग्रह सबसे ग्लैमरस है, जिसकी व्यक्तित्व में सर्वाधिक इंप्रेशन है, उसको बुध कहते हैं, मरकरी कहते हैं। जितने मर्क्यूरियन होते हैं ना, वो बड़े इंप्रेसिव होते हैं। कुछ शरीर की बनावट से, कुछ भाषा के माध्यम से, कुछ अपने बौद्धिक क्षमताओं से, कुछ अपने कलात्मक प्रदर्शन से, कुछ डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। खैर, तो इनकी कुंडली का लगन भी कन्या ही है और कन्या का जो प्लेनेट है वो बुध है। वो कन्या लगन का गवर्नर भी होता है। 2 केंद्रों का मालिक बुध होता है। केंद्र नंबर 1 ये और 3 दशमा बुध। और ये बुध नाम का जो प्लेनेट है वो कहाँ है? कुंडली के दूसरे भाव में है, तुला राशि में। उसकी डिग्री है 9-25, 9-25, यानी ये तीसरा नवांश तुला का है। तीसरा नवांश होता है उसको धनु कहते हैं। पहला तुला, दूसरा वृश्चिक, तीसरा धनु होता है। यानी बुध नवांश में धनु का है। नीचे नवांश चार्ट बना हुआ है। ये जो बुध है वो सप्तम भाव में है और धनु में। अब सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है। सूर्य नाम का जो ग्रह है वो तुला राशि का है। उसकी डिग्री है 5-15, यानी सूर्य अपने दूसरे ही नवांश में है, यानी सूर्य वृश्चिक में होता है। आइए, अब चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो कुंडली के अष्टम भाव में, माने कुंडली का जो जन्म है वो अबाउट फुल मून, पूर्णिमा के समय का है। जहाँ चंद्रमा की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है वो चंद्रमा यहाँ साथ बैठा है। पर अच्छा है कि चंद्रमा के साथ केमद्रुम योग नहीं है। चंद्रमा अकेले नहीं, चंद्रमा बृहस्पति को पाके सबल हो जाता है। बृहस्पति बिल्कुल बगल में बैठ गया, यहाँ बैठ गया। ये वृक्ष राशि का है, ये 0 ये पहले ही नवांश का है, मानी मकर का होगा। देखिए मकर का है और भाव चक्कर में कहाँ होगा? ये 2 9 का कॉम्बिनेशन है, यानी दूसरा भाव होगा। यहाँ 9 नंबर होगा। देखिए यहाँ पर ये भाव चक्कर है, ये 9 भाव बैठे हो। खैर, अब बात आती है बुध की। बुध की बात तो होगी। अब बात आती है शुक्र की। ये शुक्र नाम का जो ग्रह है वो कुंडली की 12वें खाने, 12वें भाव में, मैंने शुक्र 12वें भाव का कारक ग्रह होता है और सिंह राशि में। डिग्री कितनी है? डिग्री है 25-39, 25, यानी ये हो गया 8वां नवांश। सिंह का 8वां नवांश वृश्चिक का होता है। वृश्चिक का नवांश होता है। ये देखिए यहाँ पर वृश्चिक में बैठा हुआ है, ये है ना, शुक्र यहाँ बैठा है वृश्चिक में। शनि नाम का जो ग्रह वो कहाँ भाई? शनि नाम का जो प्लेनेट है वो 5-5 है, मानी कुंभ राशि के किस नवांश में? दूसरे नवांश, यानी वृश्चिक का नवांश, ये भी वृश्चिक में। यानी अगर हम नवांश में देखा तो वृश्चिक में 3 ग्रह बैठ गए। सूर्य भी बैठ गया, शुक्र शनि बैठ गया, शुक्र बैठ गया। यानी कुंडली का जो इलाका सबसे मजबूत यहाँ हो गया, उसको हम कहते हैं ना पृथ्वी तत्व का इलाका, निचला इलाका। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। सबसे स्ट्रांग पकड़ किसकी होती है? पृथ्वी तत्व का। उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? कहा, बुध नाम का प्लेनेट बड़ा तेज रिप्रेजेंट करता है। अब ये पृथ्वी तत्व जिसकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसमें है जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन ना वो हर इलाके में, ये आग्नेय इलाका है जिसे ऊर्जी कहते हैं, वो बड़ा मजबूत है। ये वायु का इलाका है, यहाँ भी कुछ ग्रह बैठे हुए। ये शांत कोण है, यहाँ भी बैठे हैं। और यहाँ जहाँ शुरुआत होती है वहाँ शनि कुंभ में बैठे, मैंने नैऋत्य कोण पर भी शनि है जिसको संभाले रहे। इस तरह का समीकरण बड़ा कम मिलता है, और जब मिलता है तो ऐसे लोग बड़ा विलक्षण होते हैं। वो बड़े चुपके चुपके धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 बड़े रामी ग्रामी हो जाते, वे राउंड होते हैं।
लेकिन वो उनके 3 गुण बड़े होते हैं। एक तो पहला, वो अपने उद्देश्य पे बड़े श्रूड होते हैं, बड़े डिटरमिन्ड होते हैं, है बात। वो श्रोता कम होते हैं, वक्ता ज्यादा होते हैं। दूसरे, वो विचलित होते नहीं, उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल होता है। और एक बड़ा अच्छा गुण होता है उनको, किसी के मन को जीत लेना। वो जिसके निमित्त कार्य करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, उसके मन को जीत लेते हैं। मानो उस व्यक्ति की वो बैसाखी बन गए। ऐसी ऐसी कुलियां होती हैं। अब जैसे हम उसको भाव चक्र की बात कर लें, तो भाव चक्र क्या है कि ये कुंडली का जो 1 नंबर होता है ना, वो अष्टम में जाएगा, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ चंद्रमा 8 में, बृहस्पति भी 8 में, ये दोनों साथ बैठे हैं। यहाँ भी दोनों साथ, यहाँ दोनों साथ बैठे हैं। अब बृहस्पति का दूसरे भाव में धनु का होना स्वगृही होना, चंद्रमा जो भाग्येश यहाँ बैठा हुआ है, उसका हमने दोनों भाग्येश, भाव का भाग्येश और यूनिवर्सल भाग्येश बृहस्पति, दोनों अगल बगल हो गए। यानी बड़ा भाग्यशाली आदमी, मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। और मैंने कहा ना, देवर ने लिखा भी गया ना कि भाग्यम फल सर्वदा नच विद्या नच पौरुषम। विद्या पुरुष अलग है, भाग्य प्रधान है। खैर, भाग्य पौरुषी भी बना देता है। भाग्य से विद्या भी प्राप्त हो जाती है, ग्राह्यता भी आ जाती है। खैर, यानी ये एक समीकरण बड़ा मजबूत बन गया और पकड़ बड़ी मजबूत हो गई। जन्म है 22 अक्टूबर 1964 का, शरद ऋतु का, अर्ली मॉर्निंग का जन्म है, सूर्योदय काल का जन्म है, 5:20 मॉर्निंग है, मुंबई का जन्म है। शनि खस्त हम बड़ा कारक होता है, बल्कि शुक्र 12वें में कारक है, वहां बैठ गए। इन ग्रहों का जो समीकरण है बहुत अच्छा। मैंने ये थोड़ा ऐसा कहा जाता है कि ये अपने काम बड़े दिन होते हैं, बल्कि इनको वर्कोहलिक भी कहते हैं। ये चैन से बैठने वाले लोग होते नहीं, इनको काम वर्क चाहिए। और काम को करने के मामले में, काम के तैयारी के मामले में, काम को मजबूती देने के मामले में बड़े परफेक्ट होते हैं, बड़े निपुण होते हैं। अतः अपने विषयों पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अतः ये इनका बड़ा सुपरसीडिंग होता है कि साथ वालों को पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गए, पहचान बड़ी मजबूत हो गई। अब दोनों पार्ट होते हैं। सामान्यतः जीवन एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ बिना नेगेटिव के पॉजिटिव होता नहीं है। अगर जीवन में संघर्ष न हो, मुश्किलें न आए, कठिनाइयाँ न हो, तो फिर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, अच्छाइयाँ भी नहीं होगी। ये रात ही है जिसके गर्भ से दिन पैदा होता है। ये रात ही तो है जिसके आगोश में दिन सो जाता है। अतः जहाँ मुश्किलें हैं, जहाँ अंधकार है, वहाँ रोशनी की गुंजाइश बढ़ जाती है। जिसने मुश्किलों से प्रेम कर लिया, घबराया नहीं, चुनौतियों को स्वीकार कर लिया, वो तो हीरो बन जाएगा, उसको नायकत्व तो प्राप्त हो जाएगा भाई। लेकिन जो भयभीत होने वाला होता है, जो कमजोर होता है, डरने वाला होता है, जो चुनौतियों से मित्रता नहीं कर पाता है, जो स्वीकार नहीं कर पाता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। खैर, अब उम्र बढ़ते बढ़ते जो वर्तमान अवस्था है, वो जन्म है 64 का, नहीं अभी अक्टूबर में उम्र का 62 साल पूरा हो, मैंने 61 पूरा हो चुका है, रनिंग 62, उम्र का 61 वर्ष पूरा हो गया और 62वां साल चल रहा है। इस कुंडली का जो सबसे उम्दा समय होता है वो 60 के बाद वाला होता है। वैसे तो डेवलपमेंट का जो क्रम है वो 40 के बाद से शुरू हो जाता है, 40 के बाद शुरू हो जाता है। 40 के बाद क्यों भाई? हाँ, क्योंकि जो तृतीयेश मंगल है वो 4 नंबर में एकादश भाव में बैठा हुआ है, भाव कुंडली में चतुर्थ भाव में 11 में बैठ गया। और जो बुध नाम का प्लेनेट है वो यहाँ बैठ गया तुला में, शुक्र सिंहस्थ हो गया, एक्सचेंज है सूर्य और शुक्र के बीच में। यानी ये 4 और 5 नंबर डेवलपमेंट के आधारभूत फाउंडेशन होता है। यानी देखा जाए इस कुंडली में हम 40 यहाँ जोड़ दें, 40 यहाँ जोड़ दें 22 दिए तो 2004 यानी 2004 में जब इस कुंडली की उम्र 40 वर्ष पूरी हुई होगी, है बात, तो इस कुंडली का एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया, लोग जानने शुरू हो गए, है बात, डेवलपमेंट के आधार बनने शुरू हो गए। और जब ये कुंडली आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि जो बिगिनिंग होता है वो तो तीसरे दशक में शुरू हो जाता है,
करीब 36 के आसपास में। लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो जीवन के 55 से लेके 65-70 के बीच होता है। यानी अभी कुंडली का डेवलपमेंट और बाकी है, अभी डेवलपमेंट और मिलने हैं इस कुंडली में। और मैंने कहा ये कुंडली सुपरसीड करने वाली होती है, सातों लिपि छूट जाते हैं। खैर, तो अभी कुंडली का विकास और भी है, कुंडली और आगे विकसित होगी। हाँ, थोड़ा जो नेगेटिव पॉइंट्स होता है वो होता है कि थोड़ा उतनी मनमोहक बातें नहीं कर पाते हैं जितना काम करने में प्रखर होते हैं, जितना बौद्धिक प्लान करने में प्रखर होते हैं। जहां अपने प्लानिंग को जहां स्थापित करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो, योजना को इम्प्लीमेंट करना हो, बड़े तीव्रता होते हैं। निश्चित तौर पे देखा जाए तो इनका मुखरता, प्रखरता, प्रारंभ, ख्याति, यश बिल्कुल मोदी जी के साथ पैरेलल कहा जाएगा। और कहीं कहीं ये मोदी जी के लिए एक आधारभूत स्तंभ बनने लगे, कहीं उनको इनकी आवश्यकता महसूस होने लगी। वह पहले भाजपा के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। शुरू में तो पहले उप अध्यक्ष बनाया गया था, फिर अध्यक्ष पद से सरकार में शामिल हो गए। सरकार में शामिल है तो गृह मंत्री का पद मिला, जो सेकेंड टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने जो प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे उत्तम पद होता है उस पैरेलल, मैंने एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसे लेवल का, वो गृह मंत्री का कहा जाता है। गृह मंत्रालय मिला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव मिला। तो अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे पदों पर है, बड़ा ख्याति रहा है। और अब तो शायद ही कोई ऐसा ना हो जो हिंदुस्तान में जानता हो। तो यह कुंडली इस नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कुंडली में कर्मठता है, दिमाग की तीव्रता है और अपनी प्लानिंग योजनाओं को क्रियान्वयन करने की एक बड़ी उत्तम प्रतिभा है, बड़ा परफेक्शन है, बड़ी निपुणता है। ये थ्योरेटिकल कम अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे होते हैं। भाषण शायद कम अच्छा कर पाए, लेकिन काम करके दिखा देना इनकी बहुत बड़ी खूबी है। यानी अपने काम के बल पर परिश्रम आगे तो होती होता है, अपने परिश्रम के काम के बल पर, जिम्मेदारी निभाने के बल पर इनका विकास आगे बढ़ता गया। खैर, अब समय हो चुका है, विदा लेना पड़ेगा। आगे और भी वार्ताएं करेंगे, चर्चा और आगे बढ़ेंगे अन्य नए विषयों पर। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।